Assalamu alaikum. My name is Zikra Ilahi from Bio Department of Rice College. आज का हमारा जो चैप्टर है वह है सेल दी सेल फर्स्ट ईयर से। बेसिकली सेल चैप्टर नंबर 4 को सिलेक्ट करने का बेसिकली पर्पस ये था क्योंकि ये आपके क्लास 9 और 10 से बहुत रिलेट करता है और समझने भी आपको इजी रहेगा। हाँ जी, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे वो है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। इस टॉपिक में हमने जो पॉइंट्स क्लियर करने हैं, व्हाट इज सेल, scientists work as well as silent feature of cell theory। बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेल है क्या। व्हाट इज सेल? इट कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिकली हमारी लाइफ ही डिपेंड करती है सेल पे। हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ किसने कंट्रोल कर रखी होती है? सेल ने कंट्रोल कर रखी होती है। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। क्योंकि सेल जो हमारे पास है वो एक सेल यूनिसेलुलर जिसे हम कहते हैं, फिर सेल कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल बेसिकली हमारी सारी एक्टिविटीज़ बॉडी की कंट्रोल कर रहा होता है। सेल से मिलके हमारे पास टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यू से मिलके ऑर्गन और ऑर्गन से फर्दर ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और वो इस ऑर्गेनिज्म बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है सेल के ऊपर, क्योंकि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। सेकंड, सेल के बाद हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सेल को डिस्कवर किसने किया और फर्दर इसमें क्या क्या इनोवेशंस और डिस्कवरीज होती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इन दी एंड हमारे पास क्या फॉर्मुलेट हुई है? सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिसने डिस्कवर किया था सेल को वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया 1665 में। अब इसने सेल डिस्कवर किया किस में किया? इसने कॉर्क ली। कॉर्क बेसिकली क्या होती है? डेड प्लांट मटेरियल होता है। अब कॉर्क का इसने क्या लिया? स्लाइड सेक्शन लिया। सेक्शन को इसने सेल्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और इसने देखा कि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया। रॉबर्ट हुक को कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया कि जो हमारे पास कॉक थी, डेड प्लांट था, उसमें जब उसने सेल्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर रखा तो उसे एक डेड स्ट्रक्चर, उसे एक सेल कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया और वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उसने कहा ये है सेल। बेसिकली जो वो बार्क बनी हुई थी वो इन कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पे कॉन्सिस्ट कर रही थी, तो इसलिए उसको कहा ये है सेल। अकॉर्डिंग टू हुक सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस है और बाउंडेड है बाय थिक वॉल। थिक वॉल से ये बाउंड है और एम्प्टी स्पेस। अभी तक रॉबर्ट हुक को ये आइडिया नहीं है, अभी डिस्कवर हुआ है, उसे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, कौन से स्ट्रक्चर हैं। बस एम्प्टी स्पेसेस सेल्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आए और ये पता चला कि सेल है जो थिक वॉल रखता है, तो उसने इसको सेल का नेम दिया। उसका ये वर्क पब्लिश हुआ माइक्रोग्राफिया में, ठीक है, बुक माइक्रोग्राफिया में। नेक्स्ट साइंटिस्ट फर्दर जब हम जाते हैं तो लॉरेंस ओकन का वर्क आता है। लॉरेंस ओकन ने 1805 में कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेजिकल और सेल्स। लॉरेंस ओकन ने भी वही बात की जो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन इसने अभी भी क्या कहा कि वेजिकल्स हैं, सेल को प्रॉपर नाम नहीं कहा। उसने कहा सेल है या तो वेजिकल्स हैं, वेजिकल से लाइफ ओरिजिनेट हो रही है। आज जो हमारे पास लिविंग बींग्स हैं, जिंदा चीज़ें हैं, जिंदा लोग, जिंदा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्सिस्ट कर रहे हैं, बेसिकली बने हुए हैं वेजिकल से और सेल से, ठीक है। और थर्ड जो साइंटिस्ट हमारे पास जिसने सेल थ्योरी में फॉर्मुलेशन में हेल्प की, अपने व्यूज़ दिए, वो है जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। 1809 में इसने कहा नो बॉडी कैन हैव लाइफ if its constitute parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues। बेसिकली यहाँ भी इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि जो हमारे पास कोई पर्सन, कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो सेलुलर टिश्यूज से ना बनी हो, क्योंकि आपको पता है इस बात का आइडिया आप लोग रखते हो कि सेल
जब सिमिलर सेल कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और कोई भी लाइफ विदाउट सेलुलर टिश्यू नहीं बनेगी। इस टाइम जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने ये आइडिया दिया है। नेक्स्ट हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन आता है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और इसने कहा कि सेल एम्प्टी नहीं है। बेसिकली सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रॉबर्ट ब्राउन ने आइडिया दिया किसका, कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये बात डिस्कवर हुई कि सेल में न्यूक्लियस है और ये एम्प्टी स्पेस नहीं रखता। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है थ्यूडर एंड शेवान। थ्यूडर बेसिकली जर्मन जोलॉजिस्ट है और शेल्डन जर्मन बोटेनिस्ट है। दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। तो एक पॉइंट इन्होंने फिर एक सेल थ्योरी दी और वो उनका आपस जो वर्क था इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, इनका वर्क इन्होंने एक ही बात फॉर्मुलेट की कि all living organisms are composed of cell and cell products। बेसिकली यही बात की जा रही है बार बार सारे साइंटिस्ट के, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स वो बने हुए हैं सेल से और सेल प्रोडक्ट से। यहाँ पे सेल प्रोडक्ट की बात, हम सेल की बात कर चुके हैं कि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, लेकिन जो हमारे पास सेल प्रोडक्ट है, सेल प्रोडक्ट जो सेल सिंथेसाइज करता है, जो चीज़ें सेल सिंथेसाइज करता है उसे हम कहते हैं सेल प्रोडक्ट। बेसिकली सेल क्या, डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स। फर्दर एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे पास सारी सेल प्रोडक्ट्स आएंगी। तो हाँ, यहाँ पे बात की गई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और सेल प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। तो यहाँ पे फर्दर शवान और शेल्डन ने कहा सेल कंसिस्ट करता है 3 बेसिक पार्ट पे। फर्स्ट है न्यूक्लियस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडल में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, इट्स सराउंड द न्यूक्लियस, मीन टू से जिसने न्यूक्लियस को कवर करके रखा है, सेल को कवर करके रख रखा है। सो हम जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो लिक्विड मटेरियल है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट फॉर्म आउटर थिन कवरिंग, आउटर थिन कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर आप डायग्राम में आप सारे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बाउंड्री बनी हुई है। अब यहाँ पे ये है हमारा बेसिक पार्ट और यहाँ पे बात की गई है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में। ठीक है, और हमारे पास बात की गई है साइटोप्लाज्म की। ये 3 बेसिक पार्ट, न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म जिसने न्यूक्लियस को सराउंड कर रखा है, और सेल मेम्ब्रेन जिसने एक बाउंड्री बना रखी है। ये बेसिकली 3 पार्ट्स सेल के बेसिक पार्ट्स हैं। ये शेवान और शेल्डन ने 1839 और 1838 में पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट हमारे पास रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो इसने 1855 में फार्मुलेट किया, न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जो हमारे पास एक सेल होता है, जब उसका एक सेल ने जब 2 सेल में कन्वर्ट होना होता है, डिवाइड होना होता है, माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड होता है। मतलब जो न्यू सेल बनते हैं वो बेसिकली किससे बनते हैं, डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। प्रीवियसली ओल्ड सेल की डिवीजन, ओल्ड सेल पुराने सेल्स की डिवीजन से, पुराने लिविंग सेल की डिवीजन जो उनमें जब होती है तो उससे न्यू सेल बनते हैं। तो विर्चो ने बेसिकली एक वर्ड यूज़ किया जिसे हम कहते हैं ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर। इसका यही मतलब है न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बाय ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। कि जो न्यू सेल्स हैं वो हमारे ऑटोमेटिक खुद ब खुद सिंथेसाइज नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, प्रीवियसली सेल्स की डिवीजन से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के टाइम में 1855 के टाइम में तो आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ ओरिजिनेट हुए लाइफ के बारे में कि लाइफ ओरिजिन कैसे हुई।
सबसे पहले आइडिया दिया गया ए बायोजेनेसिस का। ए बायोजेनेसिस किसे कहते हैं? जो लाइफ अराइज हुई है वो कैसे अराइज हुई है? फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। पहले आइडिया आया कि लाइफ जो हमारे पास अराइज हुई है वो नॉन लिविंग थिंग्स से हुई है, जो जिंदा नहीं होती लेकिन फिर भी नो, मतलब हम ये बात कह सकते हैं बेजान चीज़ों से जिंदा चीज़ें बनना, इसे हम कहते हैं ए बायोजेनेसिस। लेकिन और बायोजेनेसिस का आइडिया कुछ साइंटिस्ट ए बायोजेनेसिस को आइडिया को फॉलो करते थे और कुछ किसको करते थे? बायोजेनेसिस को। बायोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आइडिया दिया गया नहीं, लाइफ अराइज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज होते हैं फ्रॉम लिविंग सेल्स, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन या प्लांट सेल्स हम सिंथेसाइज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, बल्कि लिविंग थिंग्स से ही ओरिजिनेट होती है, नॉन लिविंग थिंग से नहीं होती। तो इस आइडिया को नाम दिया गया बायोजेनेसिस का। तो हमारे पास रोडोफ जो था वो बायोजेनेसिस के आइडिया को मानने वाला था। अब बायोजेनेसिस में क्या बात की जा रही है? लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, अराइज हो रही है लिविंग थिंग से जो जिंदा चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग से नहीं। अब इसने अपना रोडोफ इस आइडिया को फॉलो तो करता था, इस आइडिया को मानता था, लेकिन वो कोई प्रूफ और एक्सपेरिमेंट नहीं दे पाया। लेकिन उसने बताया कि व्हाट इज लिविंग थिंग, बेसिकली लिविंग थिंग होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रोडोफ कि लिविंग थिंग, बेसिकली हम लिविंग थिंग्स कहते हैं किसको हैं? तो लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन composed of cells and capable of reproducing themselves। बेसिकली यहाँ पे हमने लिविंग थिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि वो उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए कि वो सेल से मिलके बनी हो। इससे मिलके बनी हो? सेल से। लिविंग थिंग सेल से मिलके। अब सेल से तो डेड ऑर्गेनिज्म भी, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलके बने होते हैं, प्लांट्स भी मिलके बने होते हैं जो डेड प्लांट्स होते हैं। जैसे हमने पीछे बात की कॉर्ड की, वो भी डेड प्लांट थे, डेड प्लांट की आउटर कवरिंग थी। लेकिन अगर हम वो भी सेल से, लेकिन हम वो नॉन लिविंग है क्योंकि वो डेड है। अब हम बात करें ऐसे सेल, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसी लिविंग थिंग जो सेल से तो मिलके बनी है, साथ साथ वो रिप्रोड्यूस कर सके, एक सेल से फर्दर दो सेल में डिवाइड हो सके, वो फर्दर दो सेल आगे फर्दर डिवाइड हो सके, मतलब वो रिप्रोड्यूस करें, या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, डिवाइड कर सकें या अपनी नस्ल बढ़ा सके, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात की है, केमिकल कंपोजिशन सेल से मिलके बने हो और कैपेबल हो रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये दो पॉइंट्स जिन थिंग्स में होंगे तो वो उनको हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रोडोफ ने बायोजेनेसिस को फॉलो किया, उसने आइडिया दिया, इसको अप्रूव किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस आइडिया को अप्रूव नहीं कर पाया, जस्ट आइडिया दिया। नेक्स्ट हमारे पास इस आइडिया को अप्रूव किया लुईस पास्चर ने 1862 में। अब लुईस पास्चर ने क्या किया? विर्चू के हाइपोथेसिस को किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट किया? इसने कहा, अब डायग्राम के थ्रू जरा आप समझें कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, हमने यहाँ पे जो मटेरियल है उसको हीट से अप्लाइड की और वो क्या हुआ? थोड़ी बार लेट फ्लास्क सिट, नो बैक्टीरिया प्रेजेंट। यहाँ पे जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की इस लिक्विड ब्रोथ में, जो सुराई की तरह की है, इस लिक्विड ब्रोथ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हीट प्रोवाइड करने से वो डेड हो गए। अब वो डेड, जैसे हमने पहले बात की बायोजेनेसिस में कि लिविंग थिंग्स अराइज होती हैं फ्रॉम लिविंग थिंग्स, लाइफ अराइज होती है फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि हीट प्रोवाइड करने से हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बैक्टीरिया की यहाँ पे डेड हो गए हैं। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट नहीं जिससे लाइफ नहीं प्रोड्यूस हुई, अब बैक्टीरिया नहीं थे। अब जरा आप यहाँ सेकंड यहाँ पे पोर्शन पे देखें, जब हमने हीट प्रोवाइड की तो फिर हमने क्या किया? हमने नेक रिमूव कर दी फ्लास्क की। जैसे ही हमने नेक रिमूव की, अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो ब्रोथ था, इस ब्रोथ में न्यूट्रिएंट्स थे, तो इजीली बैक्टीरिया ग्रो कर गए। जैसे ही हमने नेक रिमूव की, यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए। मतलब अब यहाँ पे बैक्टीरिया ये आए कहाँ से? ये बैक्टीरिया बेसिकली इन्वायरमेंट से आए। एयर में जो बैक्टीरिया थे वो ब्रोथ में आए, जो रेड कलर का ब्रोथ है, और जैसे ही ब्रोथ में आए उनको न्यूट्रिएंट्स मिले, वहाँ उनकी क्या स्टार्ट होगी? रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी। क्योंकि मैंने अभी बताया
लिविंग थिंग्स इनको कहते हैं लिविंग थिंग्स जो सेल पे बेस करती हैं, सेल हों और क्या हो, रिप्रोड्यूस कर सकें, अपने आप को डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे देखें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या किया, हीट अप्लाइड की फ्लास्क को, लेकिन अब हमने नेक रिमूव की, उसको टिल कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। जैसे ही टेढ़ा किया तो ब्रोथ करीब आ गया नेक के, और जैसे ही ब्रोथ करीब आया तो अब एयर अभी भी इजीली इस ब्रोथ से कनेक्ट कर सकती है, ब्रोथ तक पहुंच सकती है एयर। और आपको पता है एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही एयर इस ब्रोथ तक गई तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, तो बैक्टीरिया की यहाँ पे क्या स्टार्ट हुई, ग्रोथ। तो बेसिकली यहाँ पे लुईस पास्चर ने यह प्रूव करने की कोशिश की कि जैसे ही यहाँ पे जो लाइफ अराइज हुई है, बैक्टीरिया प्रेजेंट हुए हैं, वो इस वजह से हुए हैं कि यहाँ पे जैसे ही एनवायरनमेंट से कनेक्ट हुआ, बैक्टीरिया थे ऑलरेडी, बैक्टीरिया प्रीवियस बैक्टीरिया से न्यू बैक्टीरिया बने हैं। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी फॉर्म ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। बात समझ आई। यहाँ पे बात की गई है कि न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। वही जब यहाँ पे इन्वायरमेंट में सेल बैक्टीरिया प्रेजेंट थे तो उन्हीं बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पे और सेवरल बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हुए। लेकिन यहाँ पे जब हमने हीट प्रोवाइड की, सारे बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो गए, डेड हो गए, और यहाँ पे इन्वायरमेंट से कनेक्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे किसी कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। नेक्स्ट हमारे पास ऑगस्ट वाइसमैन 1880 में ऑगस्ट वाइसमैन ने कहा कि all presently living cells have a common origin because they have basic similarities in structure and molecules। हम इस बात को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमने अभी बात की कि सेल है थ्री बेसिक पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट क्या है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थ्री बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के। तो ये सेल, जितने भी सेल, हम प्लांट के सेल ले लें, एनिमल के सेल ले लें, बैक्टीरिया सेल ले लें, हम ले लें फंजाई ले लें, एल्गी ले लें, जो भी हम सेल लेंगे वो सेल के थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे पास यहाँ पे बात आ रही है कि बेसिक्स, हमारे यहाँ पे सिमिलैरिटीज की बात आ गई। सेल के वो तीन कंपोनेंट सिमिलर हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सेल का ओरिजिन क्या हुआ, सेम है, कॉमन ओरिजिन रखता है। ये बात की थी ऑगस्ट वाइसमैन ने। नेक्स्ट हमारे पास इस सारी बातों को, सारे डिस्कवरीज को कंपाइल किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे बनती है सेल थ्योरी, साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी। अब यहाँ पे जो साइलेंट फीचर है ऑफ सेल थ्योरी के, फर्स्ट साइलेंट फीचर क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म वन सेल से मिलकर बना है, इसका मतलब वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। अगर वो मोर देन वन सेल से मिलकर बना है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से बनेगा तो उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर, अगर मोर देन वन सेल से मिलकर बना है तो उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर। ऑल सेल, सेकेंड हमारे पास पॉइंट है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब वही बात की हमने, कौन सी बात यहाँ पे रिपीट किया है रोड ऑफ विर्चू ने, कि कोई भी सेल जो डिवाइड होगा वो प्रीवियसली सेल से बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल खुद ब खुद प्रोड्यूस हो गया किसी नॉन लिविंग थिंग से, नहीं, बल्कि जो न्यू सेल अराइज हो रहा है वो बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहा है जो ऑलरेडी प्रेजेंट था। थर्ड पॉइंट हमारे पास साइलेंट फीचर है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल जो हमने बात की, बेसिकली ये डेफिनेशन भी है सेल की, कि सेल ही डिपेंड, सारे हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन डिपेंड ही किस पे कर रहे हैं, सेल पे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास थ्री साइलेंट फीचर्स हैं सेल थ्योरी के। और सेल थ्योरी बेसिकली हमारी जिन साइंटिस्ट पे बेस कर रही है मोस्टली वो शेल्डन शवान और विर्चू पे, क्योंकि हमारे पास शेल्डन शवान ने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जैसे हमने बात की ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। और विर्चू ने हमारे क्या कहा था कि जो हमारे पास ऑल सेल हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ऑलरेडी प्रेजेंट सेल से। ठीक है, और जो हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी स्टार्ट में, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये बेसिकली साइलेंट फीचर्स हैं और ये हमारे डिस्कवरीज को हम एक कंपाइल फॉर्म में लेकर आते हैं साइलेंट फीचर की फॉर्म में।
होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स।